पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि इसराइल किस तरह से कायम हुआ, यानी कि उसकी रियासत किस तरह से कायम हुई। मेरे ख्याल है 1945 से लेके तकरीबन 1948 तक बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी में यहूदियों के लिए, इवन इसराइल के लिए बहुत सारी हमदर्दी मौजूद थी। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि क्योंकि यूरोप के अंदर 2/3 जो यहूदी थे उनका कत्लेआम हो चुका था, लिहाजा यूरोप के बहुत सारे सियासतदान ऐसे थे जो कि चाहते थे कि यहूदियों के साथ आइंदा कभी ऐसा कोई अमल ना हो, और उनका ये ख्याल था कि शायद अगर यहूदी कहीं पर अपनी रियासत कायम करते हैं, यानी कि ऐसी रियासत जहाँ पर कि यहूदी ख़ुद अक्सरियत में होंगे, तो वहाँ पर ऐसा कभी दोबारा अमल नहीं होगा, ऐसा कत्लेआम नहीं होगा और वो महफूज होंगे। तो लिहाजा 1945 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के ख़ात्मे के बाद से लेकर 1948 तक, जबकि अरब इजरायली जंग, पहली अरब इजरायली जंग हुई, उस वक्त तक दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर यहूदियों के लिए बहुत सारी हमदर्दी भी थी, और इवन इसराइल के क़याम के एतबार से बहुत सारे लोगों के अंदर हमदर्दी पाई जाती थी। मगर जब 1948 की जंग के बाद इसराइल ने बहुत सारी ऐसे इलाकों को अपने कब्ज़े में ले लिया जो कि यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान में उनके इक़्तिदार में नहीं आते थे, उनके हिस्से में नहीं आते थे। तो एक तो इस वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर लोगों ने सोचा कि ये अमल दुरुस्त नहीं था, यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशन है और उसका जो फ़ैसला है उसकी खिलाफ वर्जी थी। दूसरा, फ़लस्तीनी लोगों का जो वहाँ से बेदखली हुई, जिसको नकबा कहा जाता है, द ग्रेट ट्रेजेडी कहा जाता है, द ग्रेट कैटास्ट्रफी कहा जाता है, उसके नतीजे में भी पब्लिक ओपिनियन इसराइल के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गया। और तीसरी बात ये कि अरब इजरायली वॉर जो हुई, जंग जो हुई, और जंग के नतीजे में इसराइल ने जो अरब मुल्कों को न सिर्फ शिकस्त दी, मगर जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ इलाकों को जो कि आज मौजूदा इसराइल के अंदर ही हैं, उनको टेक ओवर किया। तो इस वजह से भी बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी में लोग जो हैं पीछे हटने शुरू हो गए कि नहीं, ये इसराइल ने जो किया वो दुरुस्त नहीं था। अब हमें इसराइल से हटकर एक और मुल्क की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, यानी इसराइल से हट के हमें मिस्र की तारीख़ पर कुछ बातचीत करनी पड़ेगी। वजह यही है कि अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट में मिस्र का एक बहुत ही कलीदी किरदार था, बल्कि न सिर्फ मिस्र का, मिस्र के सदर गमाल अब्दुल नासिर का एक बहुत बड़ा तारीख़ में किरदार था, जिसको समझे बगैर हम शायद ये बात नहीं समझ पाएंगे कि अरब्स और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात की नौइयत क्या थी, क्यों थी और कैसे थी। तो लिहाजा इस पार्ट में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मिस्र की तारीख़ थोड़ी सी आपके सामने रखूं, मुख्तसर तारीख़ आपके सामने रखूं, और कुछ तफसील में 1956 का जो स्विस कनाल क्राइसिस है वो आपके सामने बयान करूं। ये क्राइसिस इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हों या आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हों, यकीन जाने कि इतनी सारी तब्दीलियाँ इस क्राइसिस से जुड़ी हुई हैं। बैनुल-अक़वामी तब्दीलियाँ, यूरोप के अंदर तब्दीलियाँ, न सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर बल्कि यूरोप के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो स्विस क्राइसिस के नतीजे में हुई। और जो कोल्ड वॉर है, यानी कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो मुकाबला चल रहा था, एक तरफ सरमायादारी निज़ाम और दूसरी तरफ सोशलिस्ट निज़ाम के दरमियान जो मुकाबला चल रहा था, उसका बड़ा गहरा असर मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर हुआ, और असर ही स्विस कनाल क्राइसिस के बाद शुरू हुआ। तो लिहाजा स्विस कनाल क्राइसिस को समझे बगैर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, यूरोप के अंदर मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशंस और कोल्ड वॉर को ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर दुरुस्त तरह से नहीं समझा जा सकता। और फिर मज़ीद स्विस कनाल क्राइसिस का अरब इजरायली रिलेशंस पर बहुत ही बड़ा और गहरा असर हुआ। 1948 की जंग के बाद इसराइल की ये ख्वाहिश थी कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करे, ख़ास तौर पे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की हमायत हासिल हो। लिहाजा वो तलाश कर रहे थे वो मौका कि जिसके नतीजे में यूरोप की जो मेजर पावर्स हैं और वेस्ट की जो मेजर पावर्स हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो इसराइल की हमायत करें। और वो महसूस यही कर रहे थे 1948 की जंग के बाद
कि शायद इस जंग के नतीजे में हम कुछ हद तक अभी तो आइसोलेशन का शिकार नहीं हुए, मगर आइंदा आइसोलेशन का शिकार ना हो जाएं। हमें स्ट्रेंथन करने अपने लिंक्स वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, सोवियत यूनियन के साथ नहीं, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ किसी ना किसी एतबार से हमें अपने ताल्लुकात मजबूत करने होंगे। और ये अपॉर्चुनिटी उनको 1956 के स्विस कनाल क्राइसिस में मिली। तो उसकी तारीख को समझ कर ही हम अरब इजरायली जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मुकम्मल तौर पे समझ पाएंगे, और ये बात भी तभी समझ पाएंगे कि वेस्ट ने इजराइल को इस हद तक क्यों सपोर्ट किया। जब हम स्विस कनाल क्राइसिस को समझेंगे तो फिर ही हम इस सवाल का भी दुरुस्त जवाब देने में कामयाब होंगे। अब मुख्तसर ये कि मिस्र की 19वीं सदी की तारीख कुछ इस तरह से है कि 1805 के अंदर मोहम्मद अली पाशा ने अपनी एक डायनेस्टी कायम की। 1859 से लेकर 1869 तक, यानी इस 10 साल के अरसे में ब्रिटेन और फ्रांस ने उस डायनेस्टी के साथ एक अग्रीमेंट किया, और अग्रीमेंट के तहत उन्होंने एक कनाल बनाई जिसका नाम है स्वेज कनाल। स्वेज कनाल मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ जोड़ देती है बजरिया पानी, यानी कि यूरोप से जो समुद्री जहाज़ एशिया की तरफ आना चाहते हैं उनको अब अफ्रीका के इर्द गिर्द घूम के आने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी में दाखिल होकर, अरेबियन सी से दाखिल होकर तो फिर एशिया जा सकते थे। यानी कि स्विस कनाल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा था, और वो फ़ायदा ये था कि तकरीबन 8,900 किलोमीटर, तकरीबन 9,000 किलोमीटर से सफ़र कट जाता है किसी समुद्री जहाज़ का जो कि यूरोप से एशिया की तरफ रवाना हो। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ऐसे दौर के अंदर, आज भी ऐसा ही दौर है, जब अक्सरियत तजारत समुद्री जहाज़ों के ज़रिए मुल्कों के दरमियान होती है, स्विस कनाल कितनी अहमियत रखती थी, क्योंकि यूरोप और एशिया के दरमियान तजारत स्विस कनाल के बग़ैर मुआशी एतबार से इतनी मुफीद नहीं है, इतनी मुनाफा बख्श नहीं है। जब आप 9,000 किलोमीटर अपना सफ़र कम कर लेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि आपका मुनाफा, आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी और लिहाजा आपका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। 1875 में मिस्र की हुकूमत पर इतने बड़े कर्जे इकट्ठे हो गए कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अपने शेयर्स ब्रिटेन को बेच देते। उस वक़्त तक ब्रिटेन के भी शेयर्स थे, फ्रांस के भी शेयर्स थे, और इजिप्ट, मिस्र के भी शेयर्स थे स्विस कनाल के अंदर। मगर अब मुआशी बहरान से निकलने के लिए और ख़ास तौर पे कर्ज़ों से निकलने के लिए इजिप्ट ने यह फ़ैसला किया कि हम अपने शेयर्स ब्रिटेन को बेच देते हैं। लिहाजा ब्रिटेन के अब 44% शेयर्स स्विस कनाल पर बन गए, जो कि उन्होंने 4 मिलियन पाउंड्स में मिस्र से ख़रीद लिए, यानी कि इंतहाई कम कीमत पर ख़रीद लिए। मिस्र ने क्यों उनको इतनी कम कीमत पर बेचे ये शेयर्स? क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक डेट क्राइसिस है, उस वक़्त 1875 में मिस्र पर भी ये डेट क्राइसिस था और वो मजबूर थे। उन्होंने कहा औने पौने दाम जिसको कहते हैं ना, कि उन्होंने अपने वो नेशनल एसेट्स बेच डाले। 1882 में इस मुआहदे के ख़िलाफ़ और इस अमल के ख़िलाफ़ इजिप्ट के अंदर एक नेशनलिस्ट रिवोल्ट हुआ, बगावत हुई। उस बगावत को यूनाइटेड किंगडम ने बड़ी ब्रूटली क्रश किया, और दर हकीकत इजिप्ट के अंदर 1882 के बाद जो एक्चुअल कंट्रोल था वो ब्रिटिश का कायम हो चुका था। इनफैक्ट आप हैरान होंगे ये सुन के कि इजिप्ट जो है वो नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में ब्रिटेन का बुनियादी मिलिट्री बेस भी था। 1922 में जब ये रिवोल्ट क्रश हुआ तो बहरहाल 1936 में एक एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी साइन हुई, जिसमें कि फाइनली ब्रिटिश ने ये अग्री किया कि ठीक है, हम बाकी मिस्र से अपनी फ़ौजें निकाल कर सिर्फ और सिर्फ स्विस कनाल के इर्द गिर्द अपनी फ़ौजों को रखेंगे। यानी हम अंदाज़ा करें कि 1922 में क्योंकि उन्होंने नेशनलिस्ट रिवोल्ट को क्रश किया था तो उनकी फ़ौजें जो थी वो मिस्र में, यानी कि ब्रिटेन की फ़ौजें मिस्र में फैली हुई थी। मगर अब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अपनी फ़ौजों को निकाल के तो स्विस तक महदूद रखेंगे। 1940 से लेकर 1945 तक जब दूसरी आलमी जंग चल रही थी तो मिस्र ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर्स था, ना सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका के रीजन के लिए मगर मिडल ईस्ट के रीजन के लिए, जहाँ वो जर्मनी और दूसरी और पावर्स का मुकाबला कर रहे थे, इटली का भी मुकाबला कर रहे थे।
1948 में पिछले एपिसोड में आप सुन चुके हैं कि 7 अरब मुल्कों ने मिलकर इसराइल पर हमला किया, मगर अरब मुल्कों को शिकस्त हुई, इसराइल को कामयाबी हुई। उसमें जो सबसे बड़ी फौज थी वो मिस्र की फौज थी। मिस्र की आबादी भी जो है वो इन मुल्कों में सबसे बड़ी आबादी है, उनकी रियासत भी लिहाजा इन तमाम मुल्कों में सबसे बड़ी रियासत थी, क्योंकि ब्रिटिश का वहाँ पे एक हेड क्वार्टर्स था। और तो मिस्र के लोग इंतहाई बाकी मुल्कों के मुकाबले में इंतहाई तालीम याफ्ता भी थे, उनके पास एक मॉडर्न स्टेट सिस्टम भी था, और कुछ उन्होंने स्विस कनाल से पैसे वगैरह भी कमा के एक बहरहाल ताकतवर रियासत ज़रूर बनाई थी। मगर उस रियासत को मुकम्मल तौर पे 1948 के अंदर शिकस्त हुई। जब शिकस्त हुई तो मिस्र की फ़ौज के अंदर जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ख़ासतौर पे जूनियर लेवल के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनका ये ख्याल था कि बादशाहत की वजह से और बादशाहती निज़ाम की वजह से हमें शिकस्त हुई, किंग फारूक की वजह से हमें ये शिकस्त हुई है। अगर हमारे पास एक जदीद सियासी निज़ाम होता तो हमें ये शिकस्त ना होती। लिहाजा मिस्र की फ़ौज के अंदर से कुछ ऐसे लोग पैदा हुए, कुछ ऐसे अफसर पैदा हुए जो समझते थे कि बादशाहत का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, हमें एक जदीद रिपब्लिक बनाना है, एक जदीद रियासत बनानी है, बादशाहत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस तहरीक का नाम था, ये अंडरग्राउंड तहरीक थी, क्योंकि ये फ़ौज के अंदर एक तहरीक थी, एक नुक्ता नज़र था। इस तहरीक का नाम जो कि फ़ौज के अंदर मौजूद थी, सीक्रेट तहरीक का नाम था फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट, यानी कि वो अपने मुल्क को आज़ाद करना चाहते थे। और इसके एक लीडर थे गमाल अब्दुल नासिर, जो कि एक इंतहाई यंग ऑफिसर थे फ़ौज के अंदर। न सिर्फ ये नुक्ता नज़र फ़ौज में पाया जाता था, बल्कि बिलमूम ये इजिप्ट की आवाम के अंदर भी नुक्ता नज़र पाया जाता था। आवाम का भी ये ख्याल था, तसव्वुर था, उनका ये उस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि मिस्र को इसराइल के हाथ जो शिकस्त हुई उसकी बुनियादी जिम्मेदारी किंग फारूक पर जाती है और बादशाहती निज़ाम पर जाती है। लिहाजा जब 1950 के अंदर इलेक्शन हुआ मिस्र के अंदर, तो वफ्द पार्टी जो कि एक इजिप्शियन नेशनलिस्ट पार्टी थी, एक ऐसी पार्टी जो कि ये चाहती थी कि मिस्र के अंदर एक जदीद रियासती निज़ाम कायम हो, बादशाहत वगैरह ख़त्म हो, उसको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली इंतखाबात में। 1951 में वफ्द पार्टी और किंग फारूक के दरमियान इख्तलाफात एक नहज पर पहुंच गए। वजह उसकी ये थी कि वफ्द पार्टी ने यह फैसला किया, उस वक़्त की हुकूमत ने यह फैसला किया कि 1936 की जो एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी है वो नल एंड वॉइड है, उस पर हमें अमल दरामद नहीं करना चाहिए। और उन्होंने हुक्म दिया कि ब्रिटिश ट्रूप्स जो है वो मिस्र की सरजमीन से निकल जाएं, यानी स्विस कनाल से निकल जाएं। इस नतीजे में ब्रिटिश ने उस पर रिटेलिएट किया, गुरिल्ला अटैक शुरू हो गए, जंग का माहौल बन गया। इनफैक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट उसमें यह था कि एक पुलिस चौकी थी जिस पर ब्रिटिश ने अटैक किया और उस चौकी को रेज़ा रेज़ कर दिया, जिसमें टैंक्स वगैरह इस्तेमाल हुए और इजिप्शियंस का खून खौल उठा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अब किंग फारूक ने बजाय इसके कि जो हुकूमत का फ़ैसला है, जो पार्लियामेंट का फ़ैसला है, उसको कबूल करें, उन्होंने सारी जिम्मेदारी इसकी वफ़द पर डाल दी। उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश बेकसूर है, सारा मसला जो है वफ़द पार्टी के नतीजे में है, और उन्होंने ब्रिटिश की हमायत खुलकर करनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि लोग जो हैं वो किंग फारूक के बड़े सख्त खिलाफ हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये तो बरतानिया का पिट्ठू है, जो पार्लियामेंट का फ़ैसला है उसको कबूल नहीं करने के लिए तैयार, वगैरह वगैरह। और बहुत बड़े पैमाने पर रायट्स जो हैं 1951 के अंदर इरप्ट कर गए इजिप्ट के अंदर, यानी कि लोग सड़कों पर बाहर आ गए कि ये हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही। ये एक ऐसा वक्त था कि जब फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट ने फिर ये फैसला किया कि अब हमें कुछ एक्ट करना पड़ेगा। किंग फारूक को उन्होंने इक़्तिदार से हटा दिया और इक़्तिदार उन्होंने खुद हासिल कर लिया, यानी एक किस्म का मिलिट्री के अंदर कू हुआ। मगर महज कू ये नहीं था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पॉपुलर मूवमेंट भी थी कि किंग फारूक को हटाया जाए। अब फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट के दो मेन लीडर थे। असल में तो उस तहरीक का एक ही मेन लीडर था और वो थे गमाल अब्दुल नासिर। मगर शुरू के सालों में नासिर ये महसूस करते थे कि नंबर एक तो वो बहुत जूनियर अफसर है मिलिट्री के,
और दूसरा ये कि नासिर ये महसूस करते थे कि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और इजिप्शियन पॉलिटिक्स उस वक्त भी बहुत एलीट डोमिनेटेड थी, तो वो ये चाहते थे कि कोई ऐसे बंदे को इक़्तिदार दिया जाए जो कि ज़रा सीनियर आदमी हो। नासिर बहुत यंग उम्र के भी थे, अपने 30s में थे सिर्फ। तो किसी ऐसे बंदे को इक़्तिदार दिया जाए जिसको इजिप्शियन पब्लिक कबूल कर लेगी, ज़रा अपर क्लास से हो, ज़रा सीनियर आर्मी ऑफिसर वगैरह हो। तो जनरल मोहम्मद नजीब का उन्होंने इंतखाब किया कि ये हमारी फ्रंट पे रहेंगे, पीछे से नासिर जो हैं वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। अब 1953 में, यानी कि फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट ने जैसे इक़्तिदार संभाला, तो उन्होंने किंग फारूक की मोनार्की को ख़त्म कर दिया। ये डिक्लेयर किया कि इजिप्ट जो है अब एक रिपब्लिक होगी, और अगले साल यानी 1954 में उन्होंने ऐलान कर दिया ज़रई इस्लाहात का। उन्होंने कहा कि ये पूरी मोनार्की दर हकीकत एक जागीरदारी निज़ाम के साथ जुड़ी हुई है। किंग फारूक की सारी कुव्वत जो है वो एक जागीरदार निज़ाम के साथ जुड़ी हुई है, और इस जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मिस्र जो है वो मॉडर्नाइज नहीं हो सकता, वो जदीदियत की तरफ, तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। तो लिहाजा उन्होंने जब लैंड रिफॉर्म का फ़ैसला किया फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट के लोगों ने, तो अब जनरल नजीब और गमाल अब्दुल नासिर के दरमियान इख्तलाफात तेज़ हो गए। जनरल नजीब का ये ख्याल था कि ये लैंड रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए, जबकि गमाल अब्दुल नासिर और उनके साथ जो ज़्यादातर फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट के लोग थे, उनका ये ख्याल था कि लैंड रिफॉर्म्स किए बगैर सिर्फ चेहरे तब्दील होंगे, निज़ाम तब्दील नहीं होगा। निज़ाम को तब्दील करना असल मकसद है। अब जनरल नजीब ने जब लैंड रिफॉर्म्स को अपोज़ किया, दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, तो बहुत ही जल्द नासिर ने जनरल नजीब को हटा दिया, इक़्तिदार से हटा दिया। मगर इख्वानुल मुस्लिमीन यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड ने जनरल नजीब का साथ दिया, और उन्होंने ये कहा कि नजीब को वापस इक़्तिदार दिया जाए, हम उनके साथ हैं, नासिर के हम ख़िलाफ़ हैं। यानी कि इख्वानुल मुस्लिमीन जो है दर हकीकत उस लॉबी के साथ शामिल थी जो कि ज़रई इस्लाहात के ख़िलाफ़ थे, जो कि लैंड रिफॉर्म्स के ख़िलाफ़ थे। यानी कि बेसिकली इख्वानुल मुस्लिमीन इजिप्ट के अंदर जागीरदारी निज़ाम की हमायत करना चाहते थे और कर रहे थे। इस पूरी तहरीक में नासिर को एक बहुत बड़ी कामयाबी तब हुई जब तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टर्स वर्क ने इजिप्ट के अंदर एक बहुत बड़ी हड़ताल कर दी नासिर की हिमायत में और नजीब के ख़िलाफ़। उन्होंने हड़ताल की ज़रई इस्लाहात के हक़ में। तो जब ये इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई और इतनी बड़ी हड़ताल हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जनरल नजीब को कबूल नहीं करेंगे, तो उसके नतीजे में नजीब को फिर इस्तीफ़ा देना पड़ा। मुस्लिम ब्रदरहुड इस मामले में अब इतने, आप कह सकते हैं, गुस्से में थे कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम नासिर को कत्ल कर देंगे। उनका ये ख्याल था कि ये सारी मैनिपुलेशन नासिर ने की, जनरल नजीब को हटाया, ज़रा इस्लाहात की। अब आप सोचें कि जागीरदारी निज़ाम को कायम रखने के लिए इख्वानुल मुस्लिमीन ने यह फ़ैसला किया कि वो उस फ़र्द को कत्ल कर देंगे कि जिसने ये लैंड रिफॉर्म वगैरह किया। तो इख्वानुल मुस्लिमीन का एक बंदा एक रैली में गया और वहाँ पे उसने नजीब पर गोलियाँ चलाईं। वो रैली उस वक़्त ब्रॉडकास्ट वगैरह भी हो रही थी, लोग उसको देख भी रहे थे। तो वहाँ पे उस फ़र्द ने, उस असैसिन ने 8 गोलियाँ जो हैं वो नासिर पर चलाईं, और उनके दरमियान फासला सिर्फ 25 फुट था। यानी जिसको हम कहते हैं ना, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उसने वो गोलियां चलाईं, और 8 की 8 गोलियां मिस हो गई। इतनी अजीब व गरीब किस्म की बात है, वो उसको लगी नहीं नासिर को। अच्छा, अब लोग, तहलका मच गया वहाँ पे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई हेड ऑफ स्टेट है, उस पर कोई असैसिनेशन अटैम्प्ट 8 गोलियां को आके 25 फुट के फासले से चला रहा है, सारी की सारी मिस हो गई हैं। तो तहलका मच गया कि पता नहीं अब और क्या होगा, बम चलेगा, किसी और को मारे ना, वगैरह वगैरह। मगर नासिर इंतहाई, जिसको कहना चाहिए ना, काम रहा। बिल्कुल वो परेशान भी नहीं हुआ, भागा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने वहाँ खड़े होकर फ़ौरन तकरीर की। यानी कि जो पैनिक हो रही थी उसमें उसने तकरीर की। तकरीर तो अब ऑब्वियसली अरबी में थी, मैं उसका अंग्रेज़ी तर्जमा आपको सुना देता हूँ, उर्दू में भी थोड़ा थोड़ा तर्जमा साथ ही कर देता हूँ। माई कंट्रीमैन, माई ब्लड स्पिल्स फॉर यू एंड फॉर इजिप्ट। मेरे हम वतनों, मेरा खून आपके लिए और मिस्र के लिए जो है वो बह रहा है या बहने के लिए तैयार है। आई विल लिव फॉर योर सेक एंड डाई फॉर योर सेक ऑफ योर फ्रीडम एंड ऑनर। आपकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए मैं ज़िंदा और भी हूँ, और मैं
मेरी जान और माल जो है वो हाजिर है। लेट देम किल मी, इट डज नॉट कंसर्न मी सो लॉन्ग एज आई हैव इंस्टिल्ड प्राइड, ऑनर एंड फ्रीडम इन यू। मुझे कत्ल कर दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं आपकी खुद मुख्तारी और आपकी आज़ादी को जो है बरकरार रखना चाहता हूँ। इफ़ गमाल अब्दुल नासिर शुड डाई, ईच ऑफ यू शैल बी गमाल अब्दुल नासिर। अगर मैं मर जाऊँगा तो आप जो है मेरी जगह आगे आ जाएंगे। गमाल अब्दुल नासिर इज़ ऑफ यू एंड फ्रॉम यू एंड ही इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द नेशन। नासिर जो है आप में से है, आप ही का हिस्सा है और अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है अपने वतन के लिए। ओए होए होए होए, जब उसने वो तकरीर की, आप सोचें कि कोई लीडर इतना बहादुर नज़र आए कि भाई गोलियां चल रही हैं और वो अपने मैदान ना छोड़े बल्कि उल्टा लोगों से कहे कि मैं मरने से नहीं घबराता, डरता वगैरह, तो इसके नतीजे में तो मतलब अरब दुनिया जो है हिल गई कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे फितरत ही जो है वो नासिर के साथ है, ऐसी बात। तो बहरहाल नासिर ने फिर ब्रदरहुड यानी मुस्लिम ब्रदरहुड यानी इख्वानुल मुस्लिमीन पर क्रैकडाउन किया और 8 उनके लोगों को सज़ाए मौत की सज़ाए मौत दी गई उनको इस जुर्म के इल्ज़ाम में कि उन्होंने इजिप्ट के हेड को जो है असैसिनेट करने की कोशिश की। अब पब्लिक ओपिनियन को बिल्डअप करने के लिए नासिर ने जो है पूरे मिस्र में एक टूर किया और उस टूर की एक मज़ेदार बात यह है कि उस टूर में 2 मिस्र के जो सबसे बड़े म्यूजिशियंस थे वो नासिर के साथ थे। एक उम्मे खल्तूम जो कि खातून है और एक अब्दुल हलीम हाफिज़ जो कि एक मर्द थे। यानी वो साथ टूर किया करते थे और वो गीत सुनाया करते थे, गाया करते थे नासिर के ऑनर में, और जो इनकलाब है इनकलाबी गीत सुनाया करते थे। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सोरा आप लाल बैंड वगैरह करते रहते हैं, इसका क्या मकसद है, मौसीकी से कभी कोई इनकलाब आया? तो ये भी एक मिसाल है कि किस तरह से मौसीकी के नतीजे में नासिर की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़नी शुरू हुई और मौसीकी के ज़रिए लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि वो इनकलाब जो है नासिर की जो हुकूमत है वो क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती। एक और बात उस टूर के बारे में जो बड़ी ख़ास है वो ये है कि पिछले जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इजिप्ट में आते थे वो जागीरदार तबके से थे, बादशाह से थे, एरिस्टोक्रेसी से थे, अच्छे अच्छे लिबास और ये और वो, और एक शान और शौकत में उनका सारा इस्तकबाल किया जाता था। और वो गरीब आवाम से अपने आप को हमेशा दूर रखना चाहते थे। वो कहते थे नहीं बस ठीक है उधर ही रहें, अपने आप को अलहदा हमेशा दिखाते भी थे और रहते भी थे। नासिर ने जब ये टूर किया, फुटेज वगैरह भी देख सकते हैं, तो वो बिल्कुल आवाम के अंदर घुल मिल सा गया और आवाम के बड़ा करीब आकर मिलना जुलना, उठना बैठना, जिससे आवाम बहुत मुतासिर हुई कि ये तो एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का लीडर, एक तो ये बहुत ही नौजवान है, बहादुर भी है, और फिर आवाम के अंदर इस तरह से घुल मिल जा रहा है जिस तरह से कि ये आवाम में से ही है। तो इसका पब्लिक पे एक बहरहाल बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ और नासिर की पॉपुलैरिटी पहले से और ज़्यादा बढ़ गई। अब नासिर ने इसराइल के ख़िलाफ़ फ़दयीन अटैक्स शुरू कर दिए। आप सोचें कि उसने ये कहा कि इसराइल जो है हमारा दुश्मन है और हमने इसराइल का मुकाबला लाजमी करना है। इसके नतीजे में फ्रांस ने भी ये फ़ैसला किया, नासिर को देखकर और इस नए मिस्र को देखकर फ्रांस ने ये कहा कि ये मिस्र तो हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ये तो मिस्र एक ऐसा मिस्र है जो कि अपनी इंडिपेंडेंस, अपने खुद मुख्तारी जो है उसको असर्ट कर रहा है। तो उन्होंने इसराइल को हथियार भेजने शुरू किए। फिर मिस्र ने कुछ और फैसले किए, यानी नासिर ने कुछ और फैसले किए जिसकी वजह से मगरब के मुल्क जो हैं वो और भी ज़्यादा नासिर के ख़िलाफ़ हो गए। वो फैसले क्या थे? अल्जीरिया में एक बहुत बड़ी बगावत चल रही थी फ्रांस के ख़िलाफ़। आपको पता है ना, अल्जीरिया में फ़्रांस की कलोनियल एक नौबादियाती रियासत कायम थी और वो एक ऐसी रियासत थी कि फ़्रेंच लोग तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख फ़्रेंच लोग जो है अल्जीरिया के अंदर रहते थे। लिहाजा फ़्रांस जो है वो अल्जीरिया को आज़ाद नहीं देखना चाहता था और आज़ादी की तहरीक की सख्त मुखालफत करता था और बड़े ब्रूटल तरीके से उन्होंने अल्जीरियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को क्रश भी किया, करने की कोशिश की। आखिरी फतह तो अल्जीरियंस की ही हुई, मगर कई साल जंग के बाद उनको फतह मिली। तो मिस्र ने उस ज़माने में FLN जो उनकी नेशनल लिबरेशन मूवमेंट थी उसकी भरपूर हमायत करनी शुरू की। तो इस वजह से फ्रांस जो है वो नासिर के ख़िलाफ़ और इजिप्ट के ख़िलाफ़ इंतहाई ख़िलाफ़ हो गया। उन्होंने ये समझा कि नासिर जो है वो फ्रेंच इंटरेस्ट इन अफ्रीका उनको हर्ट कर रहा है। जब नासिर ने ये कहना शुरू किया कि ना तो हम सोवियत यूनियन का साथ देंगे और ना ही हम
अमेरिका का साथ देंगे। तो ऐसे और भी बहुत सारे लीडर्स थे, मार्शल टीटो उसमें शामिल थे, नेहरू उसमें शामिल थे, और इसके साथ साथ उसमें इंडोनेशिया के नए सदर सुकार्नो, जिन्होंने अभी भी इंडोनेशिया को आज़ाद किया था, वो भी शामिल थे, और लोग भी शामिल थे। तो इन सब ने इंडोनेशिया के शहर बांगडुंग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की, जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट भी कहा जाता है, और उन्होंने वहाँ पे यही फैसला किया कि ये जो नई नई आज़ाद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये ना अमेरिका का साथ देंगे, ना सोवियत यूनियन का साथ देंगे, ये नॉन अलाइंड कंट्रीज़ रहेंगी। किसी भी अमेरिका के साथ या किसी अमेरिका के ख़िलाफ़, किसी मुल्क सोवियत यूनियन के साथ या सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अलाइंड नहीं होंगी। तो ये थी बांगडुंग कॉन्फ्रेंस, जिसके नतीजे में नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी। अमेरिका का उस वक्त ये ख्याल था कि ये नॉन अलाइंड मूवमेंट एवं एक बस हमारे आंखों में धूल फेंक रहे हैं, ये नॉन अलाइंड नहीं है, ये अपने आप को कह रहे हैं नॉन अलाइंड हैं, मगर दर हकीकत ये इसके पीछे सोवियत यूनियन की एक साजिश है। क्योंकि जो अलाइंड नहीं है हमारे साथ, वो हमारे खिलाफ है, उसकी हमने बेशक हुकूमत गिर जाए, हमें परवाह नहीं। तो उन्होंने इसी नॉन अलाइंड मूवमेंट के खिलाफ और ख़ास तौर पे मिस्र के खिलाफ एक पैक्ट, एक मिलिट्री पैक्ट बनाया, जिसका नाम था बगदाद पैक्ट, जिसको बाद में सेंटो कहा जाता है। उस पैक्ट के अंदर कौन से मुल्क थे? पाकिस्तान, ईरान, टर्की, इराक और यूनाइटेड किंगडम। और इस पैक्ट का जो असल मकसद था वो ये था कि इजिप्ट के अंदर जो ये नेशनलिस्ट इनकलाब शुरू हो रहा है, उसके नतीजे में अगर कम्युनिज्म मिडल ईस्ट के अंदर फैल गया तो हमने उसको रोकना है। यानी कि इजिप्ट के लिए वो ऐसे ही महसूस होता था जैसे कि सेंटो जो है वो उनकी हुकूमत के खिलाफ बनाया गया, क्योंकि उन्हीं पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ये दर हकीकत सोवियत सैटेलाइट्स कंट्री बनता चला जा रहा है। हालांकि मेरा ख्याल है कि तजिया भी अगर आप करें, और आज हिस्टोरियंस तजिया करते हैं, तो ऐसा नहीं था, मगर बहरहाल उनका ये ख्याल था। और वेस्ट की एक कोशिश थी कि नूरी अल सईद, जो कि उस वक्त इराक के लीडर थे, उनको प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सपोर्ट किया जाए नासिर के खिलाफ एज अ काउंटर वेट टू नासिर। तीसरा मामला ये था इजिप्ट और वेस्ट के दरमियान कि नासिर ने 1950s में ही इस बात को तस्लीम कर लिया कि चीन की हुकूमत, चीन की अब लेजिटिमेट हुकूमत माओ ज़ेडुंग यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हुकूमत है। हमें शायद ये बात याद नहीं रहती कि चीन में अगरचे इनकलाब तो 1949 में हो चुका था, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पूरे चीन पर अपनी एक हुकूमत कायम कर ली थी। और जो पुरानी हुकूमत थी नेशनलिस्ट पार्टी की, जिसको चाइनीज़ ज़बान में क्वामिंतांग भी कहा जाता है, वो पार्टी तो अब चाइना के एक जजीरे पे चली गई थी जिसका नाम था ताइवान। ताइवान भी चीन का हिस्सा ही था, एक आइलैंड था चाइना का, मगर वो वहाँ चले गए थे और उन्होंने वहाँ हुकूमत कायम कर ली। इसी नतीजे में चाइना आज भी कहता है कि ताइवान जो है वो एक अलग मुल्क नहीं होना चाहिए, वो चीन का उसको हिस्सा होना चाहिए। वो पहले भी चीन का हिस्सा था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस हुकूमत को चाइना के मेनलैंड में शिकस्त हुई, जिस पार्टी को शिकस्त हुई, उन्होंने वहाँ जाके अपनी एक हुकूमत कायम कर ली। बल्कि बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि एक आमरीत कायम कर ली। आमरीत ही थी वो। मैं ताइवान गया हूँ और मैंने जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है उन लोगों से मैं मुलाकात भी की, तो क्वामिंतांग की आमरीत डेफिनेटली थी। बहरहाल इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका ने बार बार इस बात को वीटो किया कि माओ ज़ेडुंग की हुकूमत, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते, और पूरी दुनिया के मुल्कों पर यह प्रेशर डाला कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है वो क्वामिंतांग की है, जो कि ताइवान में बैठी है, और ये जो मेन लैंड चाइना पे पूरे चीन पर के मतलब मिलियंस ऑफ लोगों पर जो हुकूमत कायम हो चुकी है, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं। यकीन जाने कि ये इशू इतनी देर चलता रहा कि जिसकी कोई जवाब ही नहीं बनना चाहिए, होना चाहिए था। मगर बहरहाल तो मिस्र ने यह फैसला किया कि नहीं, चाइना की लेजिटिमेट गवर्नमेंट माओ ज़ेडुंग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही है, और क्वामिंतांग की गवर्नमेंट जो है वो चीन की गवर्नमेंट नहीं है। उसको चीन के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके नतीजे में वेस्ट का कितना शदीद रिएक्शन था। और आखिरी बात ये कि अमेरिकनों को और वेस्ट को ये खबर हुई, ये पता चला कि नासिर के लोगों ने चेकोस्लोवाकिया से कुछ हथियार खरीदने की कोशिश की, बल्कि हथियार खरीद लिए। जब उन्होंने ये देखा कि नासिर सोवियत यूनियन के पास जा रहा है हथियार खरीदने के लिए, तो वो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा इजिप्ट के ख़िलाफ़ हुए और उन्होंने बहुत प्रेशर डाला इजिप्ट पे कि सोवियत यूनियन से किसी किस्म की डीलिंग आपको नहीं करनी चाहिए। 1956 में
नासिर जो है वो इजिप्ट के सदर बन गए। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नासिर पर प्रेशर डालने के लिए ये फैसला किया कि आसवान डैम की फंडिंग जो है उसको रोक दिया जाए। आसवान डैम क्या था कि नाइल दरिया पर एक बहुत बड़ा डैम बनाने का एक मंसूबा था, जिसके नतीजे में इजिप्ट को ना सिर्फ बिजली मिलेगी बल्कि इजिप्ट के अंदर जो है वो खेती बाड़ी और बड़े पैमाने पर मुमकिन होगी। तो इजिप्ट को ये महसूस होता था, मिस्र के लोगों को ये महसूस होता था कि आसवान डैम उनकी अहम ज़रूरत है। जिस तरह हमने तरबेला डैम बनाया तो उससे पहले ही बल्कि उन्होंने आसवान डैम वगैरह बनाना शुरू किया, और वो समझते थे कि आसवान डैम बनाए बगैर हम इजिप्ट को तरक्की नहीं दे सकते। वर्ल्ड बैंक से उनका मुआहदा था कि वर्ल्ड बैंक फंडिंग देगा आसवान डैम के लिए, मगर अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने वर्ल्ड बैंक से ये कहा कि आप फंडिंग रोक दें जब तक कि मिस्र की हुकूमत हमारी बात नहीं मानती। किन चीज़ों पे? अल्जीरियन वॉर पे, अल्जीरियन इंडिपेंडेंस वॉर पे, चाइना के ऊपर, चेकोस्लोवाकिया के आर्म्स एग्रीमेंट वगैरह पे, और ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, इन चीज़ों पर मिस्र पर प्रेशर डालने की कोशिश की। ये प्रेशर बिल्कुल बैकफायर कर गया, क्योंकि गमाल अब्दुल नासिर ने ये कहा कि अगर आप हमें आसवान डैम की फंडिंग नहीं देंगे, ये सुने, ये बड़ा, यही वो वाकया था जिसके नतीजे में सारी पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई। कि बजाय इसके कि नासिर ये कहे कि ठीक है जी, हम चीन के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, हम रूस के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, नासिर ने ये कहा कि अगर आप हमें आसवान डैम की फंडिंग नहीं देते तो फिर हम स्विस कनाल को नेशनलाइज कर देंगे, ताकि उससे जो वसाइल पैदा होंगे उससे हम आसवान डैम बनाएंगे। ओए ओए ओए, आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिश और फ्रेंच जो शेयर्स हैं उनको हम टेक ओवर कर देंगे, हम वहाँ से ब्रिटिश ट्रूप्स को निकाल देंगे। इजिप्ट की हुकूमत ने यह कहा कि जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको हम उनके हिस्सा अदा कर देंगे, मगर हम स्विस कनाल को नेशनलाइज करके आसवान डैम की फंडिंग शुरू करेंगे। लो जी, जब ये फैसला हो गया कि स्विस कनाल इजिप्ट जो है उसको नेशनलाइज कर रहा है, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मुसलमान दुनिया के अंदर तो एक लहर फैली खुशी की, लहर दौड़ी खुशी की, क्योंकि ये इजिप्ट के लिए एक बहुत अहम सवाल था, उनकी लाइफलाइन थी एक तरह से। आसवान डैम बनाना भी और स्विस कनाल पर कंट्रोल भी इजिप्ट के कौमी मुफाद में भी था, और इजिप्ट के लिए, मैं समझता हूँ, इजिप्ट की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी भी था। और ये जो मुआहदे ख़ासतौर पर स्विस कनाल के हवाले से हुए थे, ये मुआहदे तो एक कॉलोनियल पीरियड के अंदर हुए थे, और ये इनका फ़ायदा जो है वो उन कॉलोनियल गवर्नमेंट्स को ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इजिप्ट को उस तरह से फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मेरा ख्याल है कि ये इजिप्ट के लिए, मिस्र के लिए बिल्कुल एक लेजिटिमेट बात थी कि वो उन कॉलोनियल ट्रीटीज़ को दोबारा से देखें और उनको रिव्यू करें और उनको ऐसे नए तरह से बनाएं कि जिसके नतीजे में इजिप्ट को भी फ़ायदा हो। आफ्टर ऑल इजिप्ट की सरजमीन पे स्विस कनाल कायम हुई थी, और अब वो उस स्विस कनाल को भी एक पूरे 100 साल हो चुके थे। तो ये भी नहीं था कि ब्रिटिश और फ्रेंच ने जो उस पर कैपिटल लगाया, उस पर इंजीनियरिंग की, उस पर जो मेहनत की, उनको 100 सालों की बुनियाद पर उनको उसका सिला मिल चुका था, उनको प्रॉफिट्स मिल चुके थे, बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट्स मिल चुके थे। तो ऐसा भी नहीं था कि वो कोई ऐसा अमल कर रहे थे कि जिसके नतीजे में ब्रिटिश और फ्रेंच का हक मार रहे थे। मेरा ख्याल है कि जो वो कर रहे थे स्विस कनाल की नेशनलाइजेशन, वो उनके कौमी मुफाद में था। और बहुत सारे मुल्कों ने भी ये कहा, बाय द वे। इनफैक्ट इन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जब मीटिंग हुई तो उन्होंने ये कहा कि इजिप्ट का ये राइट है कि वो स्विस कनाल को अगर नेशनलाइज करना चाहे, ब्रिटिश और फ्रेंच शेयर्स जो हैं उनको वो ख़रीद ले और वो अपनी इस कनाल को नेशनलाइज कर ले। ये इजिप्ट का राइट है। सिर्फ हमारा ये नुक्ता नज़र है कि इजिप्ट को इंटरनेशनल शिपिंग खुली रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत वाइटल है यूरोप के तमाम मुल्कों के लिए और एशिया के मुल्कों के लिए भी कि वो तिजारत करे। तो लिहाजा इजिप्ट से हम यही कहेंगे कि इंटरनेशनल शिपिंग वहाँ पे खुली रहे, लोग अपनी कश्तियाँ ले जा सकें और तिजारत वगैरह कर सकें। अदरवाइज़ इजिप्शियन मैनेजमेंट कनाल की और नेशनलाइजेशन कनाल की कोई ऐसा कदम नहीं है जिसको कि गलत समझा जाए। अच्छा, दिलचस्प बात यह कि अमेरिका भी उस वक़्त ये समझता था कि ब्रिटेन और फ्रांस ने जो एक बड़ी बड़ी कॉलोनियल आबादियाँ बनाई हैं, यानी 9 आबादियाती रियासतें बनाई हैं, तो अमेरिका का ये ख्याल था कि क्योंकि अमेरिका की उस तरह की कॉलोनीज़ तो नहीं थी, वहाँ उनका सरमाया मेक्सिको के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर लगा हुआ था, फ़िलीपींस के अंदर, एशिया के अंदर लगा हुआ था, मगर उस तरह का कॉलोनियल एम्पायर नहीं था
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिस तरह का कॉलोनियल एम्पायर ब्रिटिश गवर्नमेंट का था या फ्रेंच गवर्नमेंट तक का था, कि जिन मुल्कों के साथ अमेरिका डील कर रहा था, बहरहाल उनकी अपनी हुकूमतें कायम थी। तो लिहाजा अमेरिका अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता था कि हम कॉलोनियलिज्म के हक में नहीं हैं, हम भी खुद एक एंटी कॉलोनियल इनकलाब के नतीजे में हमारा मुल्क कायम हुआ है। उनका रेफरेंस हमेशा अमेरिकन सिविल वॉर की तरफ है, क्योंकि अमेरिका बजाते खुद एक ब्रिटिश कॉलोनी था और अमेरिकन लोगों ने ब्रिटेन के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी जिसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। 18वीं सेंचुरी 1776 वगैरह की ये बात है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके अपनी हुकूमत कायम की। तो अमेरिका ये चाहता था कि मिडल ईस्ट के अंदर लोग इस बात पे क्लियर हों कि हम कोई कॉलोनियल पावर नहीं बनना चाहते, हम तो खुद एंटी कॉलोनियल एक इनकलाब के नतीजे में पैदा हुए, लिहाजा हम एंटी कॉलोनियल इनकलाब की हमायत करते हैं। और मज़ीद ये कि प्रेसिडेंट आइजनहावर उस वक़्त ये समझते थे कि अगर हम मिस्र की जो कौमी एक तहरीक है और जो एंटी कॉलोनियल एक तहरीक नज़र आ रही है कि जो ब्रिटिश के साथ मुआहदे एक कॉलोनियल दौर में किए गए उसको वो रिवर्स करना चाह रहे हैं, अगर हम इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो अरब दुनिया के अंदर वेस्ट के हवाले से गुस्सा बढ़ेगा और इनफैक्ट सोवियत यूनियन के हवाले से एक नरम गोशा पैदा होगा, बल्कि एक मोहब्बत भी पैदा हो सकती है। सोवियत इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ जाएगा अगर हम मिस्र के इन नेशनल एस्पिरेशंस के ख़िलाफ़ खड़े हुए। इसलिए अमेरिका ने भी ये कोशिश की कि हम इस पर एक बैलेंस्ड पोजीशन लें, और शायद ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाहिद एक ऐसा मरहला था जब अमेरिका और यूएसएसआर एक ही पेज पर थे कि 1956 के क्राइसिस से किस तरह डील करना चाहिए, और दोनों का ये ख्याल था कि ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे हटना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए अपने इस कॉलोनियल प्रोजेक्ट से, इसमें हटदर्मी नहीं करनी चाहिए, इसमें स्टबन नहीं होना चाहिए। लिहाजा अमेरिका ने लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस कॉल की, प्रेसिडेंट आइजनहावर ने खुद कॉल की, जिसके अंदर 22 मुख्तलिफ मुल्कों ने शिरकत की। ये अगस्त के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे उन्होंने ये कोशिश की कि जो ब्रिटिश और फ्रेंच पोजीशन है और जो इजिप्शियन पोजीशन है उसके दरमियान कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ अग्रीमेंट जो है वो मुमकिन बने। अब दिलचस्प बात यह है कि इजिप्ट का नुक्ता नज़र वहाँ पर इंडिया की हुकूमत वकालत कर रही थी। ये बड़ी एक दिलचस्प किस्म की बात ये है, क्योंकि इजिप्ट ने उस कॉन्फ्रेंस को एज अ बॉडी तस्लीम नहीं किया था। उन्होंने अपना ऑब्जर्वर ज़रूर भेजा, मगर इजिप्ट ने ये प्रेफर किया कि इंडिया की हुकूमत के ज़रिए हम अपना नुक्ता नज़र कॉन्फ्रेंस के सामने रखेंगे, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल कैपेसिटी में गए तो वहाँ पे कोई ऐसा फैसला ना हो जाए जो हमें कबूल करना पड़े, तो हम अनऑफिशियल कैपेसिटी में एज ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं। तो इंडिया जो है वो उस कॉन्फ्रेंस में मिस्र के पॉइंट ऑफ व्यू की हमायत करता हुआ नजर आया। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को भी उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, और पाकिस्तान उस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन और फ्रांस के नुक्ता नज़र की हमायत करता हुआ नजर आया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके नतीजे में ऑलरेडी पाकिस्तानी पब्लिक जो अखबारात वगैरह पढ़ रही थी उनका क्या ख्याल था। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेंटो जो कि इजिप्ट के ख़िलाफ़ बनाया गया था एक तरह से, उस पर भी पाकिस्तान एक सिग्नेटरी था। तो लिहाजा मिस्र के लोग ये समझते थे, इवन पाकिस्तान के लोग ये समझते थे कि ये एक ऐसा मुआहदा है जिसमें हमें शामिल नहीं होना चाहिए। आखिर हमें क्या गर्ज कि अगर मिस्र जो है वो सोवियत यूनियन से डील करना चाहे ना डील करना चाहे, हमें इससे क्या, हम क्यों मिडल ईस्ट में जाके मिस्र के मामलात में अमल दखल करें। वो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरह, वो भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो अभी अभी नौआबादियाती रियासत से निकला है, कॉलोनियल सिस्टम से निकला है, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। और फिर ये सबसे अहम बात कि पाकिस्तानी पब्लिक का ये ख्याल था कि नासिर ने ठीक किया है जो स्विस कनाल को नेशनलाइज किया। बहरहाल उस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला नहीं हो पाया कि इस मामले का हल क्या है। मीनवाइल ब्रिटेन और फ्रांस ने ये फैसला किया, और ये फैसला जो है उन्होंने अमेरिका से भी छुपा कर रखा और मुल्कों से भी छुपा के रखा कि वो मिस्र पर एक हमला करेंगे। उस वक़्त मिस्र की जो फ़ौज थी वो तकरीबन 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी। उनका ये ख्याल था कि हमने इस फ़ौज पर हमला करके स्विस कनाल को दोबारा से अपनी गिरफ्त में लेना है, यानी उन्होंने इसका एक मिलिट्री सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। इस मकसद के लिए उन्होंने इसराइल से रब्ता किया, ख़ास तौर पे फ्रांस ने, और उन्होंने इसराइल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया
कि किस तरह से स्विस कनाल को दोबारा से वो अपने कंट्रोल, अपने काबू में लेंगे। अब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम था रिवाइज। उसके तहत उनका ये ख्याल था कि पहले हम एयर सुपीरियॉरिटी हासिल करेंगे फ्रांस की मदद से ख़ास तौर पे। उसके बाद हम 10 दिन का एक साइकोलॉजिकल अटैक करेंगे जिसमें हम उनकी मईशत इजिप्ट की तबाह करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम एयरबोर्न लैंडिंग्स करके कमांडोज जो हैं वो स्विस कनाल के अंदर दाखिल करके तो स्विस कनाल को टेक ओवर कर जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना पेचीदा मामला था। लिहाजा जी इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने इजिप्ट को अटैक किया। और एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि ये एक ऐसा दौर था कि जब फ्रांस की हुकूमत एक सोशलिस्ट पार्टी कर रही थी, एक बाएं बाजू की पार्टी कर रही थी। ये कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं थे, मगर ये जिसको कहते हैं ना सोशल डेमोक्रेट थे। तो सोशल डेमोक्रेट्स ने ये फैसला किया कि वो मिस्र पर हमला करेंगे। लो जी, वो हमला आवर हो गए। इसराइल ने जो है सिनाई डेजर्ट को इन्वेड किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने स्विस कनाल के अंदर पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, वो पैराशूट के ज़रिए जो है वो वहाँ पे गिराने शुरू किए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लड़ाई शुरू हो गई। मिस्र की हुकूमत ने भी ये फैसला किया कि हम डट के मुकाबला करेंगे। लिहाजा नासिर ने तकरीबन 4 लाख राइफल्स अवाम को पकड़ानी शुरू कर दी और ये अवाम से कहा कि अब सिर्फ मिस्र की फ़ौज ने मिस्र का दिफा नहीं करना, मिस्र की अवाम भी हमारे मुल्क का दिफा करेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल हम पे हमला कर रहे हैं और हमने अपने मुल्क का दिफा करना है। इसको हमने एक पीपल्स वॉर बनाना है। ये पीपल्स वॉर का तस्वर उस वक्त तक दुनिया के अंदर फैलना शुरू हो चुका था, ना सिर्फ इस वजह से क्योंकि चीन के अंदर एक पीपल्स वॉर के नतीजे में एक इनकलाब हुआ था, बल्कि उसके साथ साथ यही वो दौर था कि जब वियतनाम के अंदर एक इंतहाई कामयाब पीपल्स वॉर जो है वो जारी थी, पहले फ्रेंच कॉलोनियल रूल के ख़िलाफ़ और उसके बाद फिर अमेरिकन कॉलोनियल रूल के ख़िलाफ़। ले जी, ये जंग शुरू हुई। जैसे ही जंग शुरू हुई तो सोवियत यूनियन बहुत बड़े पैमाने पर हरकत में आ गया और बहुत इंटरनेशनल प्रेशर ब्रिटेन और फ्रांस और इजराइल पर आया कि ये आप क्या कर रहे हैं, फौरी तौर पे अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करें। इनफैक्ट इवन अमेरिका भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ था कि ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने गलत किया। उनका भी ये ख्याल था कि ट्रूप्स को विड्रॉ करना चाहिए। सोवियत यूनियन ने यह कहा, प्रीमियर उस वक्त निकोलाई बुल्गानिन ने यह कहा कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस फौरी तौर पर और इजराइल, तीनों मुल्क फौरी तौर पर विड्रॉ नहीं करते तो सोवियत यूनियन उनके शहरों पर रॉकेट अटैक शुरू कर देगा। अंदाज़ा करें आप। उन्होंने ये कहा कि हम ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल पर रॉकेट अटैक शुरू कर देंगे अगर आपने इस जंग को नहीं रोका। बुल्गानिन ने यह कहा कि बेन गुरियन जो है वो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। इजराइल जो है वो कॉलोनियल प्रोजेक्ट को बचाने के लिए अपनी फौजों को इस्तेमाल कर रहा है और लिहाजा वो खुद एक कॉलोनियल पावर बन चुका है। और यूएसएसआर ने बड़ी सख्त तनकीद की फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर पे, मॉलेट पे, कि तुम अच्छे सोशलिस्ट हो, ये क्या हरकत कर रहे हो कि देखो कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट कर रहे हो और मिस्र पर तुमने अटैक कर दिया है। ये सोशल डेमोक्रेट जो है जाली सोशलिस्ट है। अल्फाज में सोशलिज्म करते हैं मगर अमाल में साम्राज्य अमल करते हैं। और लिहाजा जनाब यानी 1956 में एक ऐसी फिजा बन गई कि वर्ल्ड वॉर 3 का इम्कान शुरू हो गया। और सोवियत यूनियन ने कहा कि हम इसराइल, ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ आलमी जंग करने के लिए तैयार हैं मिस्र के दिफा में। इवन अमेरिका ने यह कहा, सबसे पहले तो जॉन फास्टर डलेस ने यह कहा, सोचा, एडवाइस किया अपने प्रेसिडेंट को कि ख्रूश्चोव जो इक़्तिदार में था उस वक्त, जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसने कहा ख्रूश्चोव इंतहाई जो है ना वो जज्बाती किस्म का बंदा है, स्टालिन की तरह नहीं है। स्टालिन जो है ना बड़े ठंडे दिमाग से सोचता है क्या करना है क्या नहीं करना। उसके मुकाबले में ख्रूश्चोव जो है इंतहाई जज्बाती है। ये ना हो कि सोवियत यूनियन वाकई अपनी थ्रेट जो है वो कैरी आउट कर दे। उनको लगता था कि ये ऐसा मुमकिन है कि वाकई सोवियत यूनियन जो है वो अटैक कर देगा अगर ब्रिटेन और फ्रांस और इसराइल को कंट्रोल ना किया गया। तो अमेरिका ने थर्ड वर्ल्ड वॉर के को रोकने के लिए, ना होने मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रेशर लगाया यूनाइटेड किंगडम पर भी और फ्रांस पर भी। उन्होंने ये आईएमएफ से कहा कि जो यूएस गवर्नमेंट स्टर्लिंग होल्डिंग्स हैं वो हम बेच देंगे। आईएमएफ को कहा कि ये जो इतना बड़ा मार्शल प्लान और एड और असिस्टेंस फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को दे रहे हैं ये हम रोक देंगे अगर आपने अपनी जंग ना रोकी तो। अब इतने सारे प्रेशर के नतीजे में ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल वाकई मजबूर हो गए कि उनको जंग रोकनी पड़ी।
और वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। ब्रिटेन के तकरीबन 16 लोग जो हैं वो इस जंग में मारे गए, 96 वुंडेड थे। फ्रेंच के 10 लोग मारे गए, 33 वुंडेड थे। इसराइल के 172 मारे गए, 817 वुंडेड थे। इजिप्ट के 1650 से लेके कहते हैं 3650 लोग मारे गए, तकरीबन 5000 लोग वुंडेड थे। और मज़ीद मिस्र के तकरीबन 1000 आम शहरियों का भी कत्ल हुआ। मगर कामयाबी मिस्र को हुई, क्योंकि ना अमेरिका इस जंग की हिमायत करने के लिए तैयार था, और सोवियत यूनियन तो मिस्र के बिहाफ पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल से जंग करने के लिए बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि तैयार हो चुका है। उनकी फ्लीट वगैरह भी ऑर्गेनाइज हो चुकी थी। तो लिहाजा ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने सोचा कि हम इधर रुक जाएं। और इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी एंटी वॉर मूवमेंट शुरू हो गई। उस वक़्त एंटनी ईडन जो है वो इक़्तिदार में थे ब्रिटेन के अंदर, और लेबर पार्टी जो है वो इस बेख्तलाफ में थी। तो लेबर पार्टी ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने बहुत बड़ी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करनी शुरू की। डेमोन्स्ट्रेशन का स्लोगन था लॉ नॉट वॉर, कानून होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, इस जंग से बाहर निकलें। एंटनी ईडन ने भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दी, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन ब्रिटेन के अंदर इस जंग के खिलाफ था। कितनी दिलचस्प बात है। तो उन्होंने कहा नहीं हमने कोई इजिप्ट पे जंग नहीं डिक्लेयर की, हम सिर्फ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में हैं। भला आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और जंग में क्या फ़र्क है, मगर बहरहाल उन्होंने इस तरह किया। 30,000 बंदा ट्रफेलगर स्क्वायर पे इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा कि लॉ नॉट वॉर, नारे लगने शुरू हो गए। फिर वही 30,000 बंदा, उसने ये फैसला किया। उस ज़माने में 30,000 भी बड़ा बंदा होता था, अब तो 10 लाख बंदा इकट्ठा हो जाता है, लाख लाख बंदा इकट्ठा हो जाता है। मगर उस ज़माने में ये सबसे बड़ी प्रोटेस्ट थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बड़ी प्रोटेस्ट थी ब्रिटेन के अंदर। उन्होंने ये फैसला किया कि हम डाउनिंग स्ट्रीट जाएंगे। डाउनिंग स्ट्रीट वो डेमोन्स्ट्रेटर्स पहुंचे और वहां उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया कि ईडन को रिजाइन करना चाहिए, ईडन मस्ट गो, ईडन मस्ट गो। और सबसे ज्यादा हमायत पता है आपको किसने की इस चीज की और इस जंग को रोकने की? ब्रिटेन की ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने, यानी कि ब्रिटेन की वर्किंग क्लास और मजदूर तबके ने सबसे डट कर मुखालफत की, और सबसे ज़्यादा लोग भी उन्होंने मोबिलाइज किए, सड़कों पर वो ले आए कि हम उन लोगों पर अटैक नहीं करेंगे, मिस्र के लोगों पर अटैक को कबूल नहीं करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लाहौर के अंदर 3 लाख बंदा, अंदाजा करें 50s का लाहौर है, 3 लाख बंदा इकट्ठा हो गया कि पाकिस्तान क्यों ब्रिटेन और फ्रांस और इजराइल की हिमायत करता हुआ नजर आ रहा है, क्यों नहीं हम इजिप्ट की गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, और क्यों क्या गलत किया इजिप्ट ने स्विस कनाल की नेशनलाइजेशन के हवाले से। और कराची में तो लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ब्रिटिश एम्बेसी को जला डाला। ये हकायक है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। ये 1956 की जो डेमोन्स्ट्रेशंस थी पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसी के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक नई किस्म की बाएं बाजू की पार्टी बनी, और वो थी नेशनल अवामी पार्टी। और जो पाकिस्तान के अंदर जो बाएं बाजू की पार्टी थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो 1953 में पिंडी कंस्पिरेसी केस के बाद बैन हो चुकी थी, तो वो सारे के सारे नेशनल अवामी पार्टी में चले गए। यानी पाकिस्तान में 1956 के बाद नेशनल अवामी पार्टी ही पाकिस्तान की मेन बाएं बाजू की पार्टी बनी। और स्विस कनाल क्राइसिस ने एक अहम किरदार अदा किया। अंदाज़ा करें कितनी दिलचस्प बात है। पाकिस्तान की सियासत पे एक बहुत बड़ा असर हुआ उसका, और वो ये था कि ये वो लोग थे जो कि ये कहते थे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मिस्र के साथ जुड़ी होनी चाहिए, ना कि ब्रिटेन के साथ, ना कि फ्रांस के साथ, ना कि इसराइल के साथ। इसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत में एक नई कुव्वत पैदा हुई, नेशनल अवामी पार्टी। जब पाकिस्तान की हुकूमत इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस की हिमायत करती हुई नजर आ रही थी, तो इंडिया की हुकूमत बिल्कुल उलट तरफ खड़ी थी। इनफैक्ट इंडिया की हुकूमत और पूरी नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी, एंटनी ईडन को डिनाउंस किया, और नेहरू ने तो बहुत ही विगरसली ये कहा कि ये तो अग्रेशन है, और ये इस अग्रेशन के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का बड़ा एक कलीदी किरदार था इजिप्ट की हमायत में। अब ये बहुत बड़ी आयरनी थी, और लोगों को, आपको तो बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी आज, मगर 1950s के अंदर ये आयरनी पब्लिक के सामने थी कि यार वो नेहरू की हुकूमत जो है वो नासिर और मिस्र की हमायत करती हुई नज़र आ रही, और हम जो हैं अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम ब्रिटेन और फ्रांस और इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ये क्या अजीब व गरीब मामला है।
ले जी, अब यूनाइटेड नेशंस ने मजबूर किया फ्रांस और ब्रिटेन को ख़ास तौर पे कि वो अपनी कुव्वतों को विड्रॉ करें। इजराइल को भी मजबूर किया। इजराइल ने फौरी तौर पे तो विड्रॉ नहीं किया, कुछ देर बाद विड्रॉ किया, और जब उन्होंने विड्रॉ किया तो सनाए में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, माशी इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको तबाह करके तोड़ फोड़ के उन्होंने विड्रॉ किया। और यूनाइटेड नेशंस ने यूनेफ की फोर्स भेजी, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स, के वो सनाई पेनिनसुला में जाएं, उस डेजर्ट वगैरह में जाएं और एक बफर क्रिएट करें कि इजिप्ट और इसराइल के खिलाफ आइंदा जो है वो लड़ाई ना हो। ये वाहिद एक ऐसा मौका था कोल्ड वॉर की तारीख में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान इत्तेफाक था कि हमने ये जंग ख़त्म करनी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये इत्तेफाक मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। इस वक्त तो उनका यही ख्याल था कि ब्रिटेन और फ्रांस को विड्रॉ करना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिका का नुक्ता नज़र शिफ्ट हो गया। अमेरिका ने इसराइल की हिमायत करनी शुरू कर दी और सोवियत यूनियन ने इजिप्ट की हिमायत करनी शुरू कर दी, और कोल्ड वॉर जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ती चली गई और तेज़ होती चली गई। अब 1956 स्विस कनाल क्राइसिस के नतीजे में बहुत सारी चेंजेस आई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, यूरोपियन पॉलिटिक्स में भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। सबसे बड़ी चेंज तो ये थी कि ब्रिटेन, जो कि एक 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी की वर्ल्ड पावर था, उसकी जो एम्पायर, उसकी जो पावर थी दुनिया के अंदर, वो नज़र आ चुकी थी कि वो अब ख़त्म होगी। वो पीरियड ख़त्म हो गया है कि जब ब्रिटेन मिलिट्री फोर्स के ज़रिए किसी मुल्क को बुली कर सके और उस मुल्क को, उसकी हुकूमत को जो है अपने मातहत कर सके। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, जो कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 200 सालों से ब्रिटिश आर्मी को हर जगह फतह होती थी, मगर अब उनको एक थर्ड वर्ल्ड, एक मुस्लिम कंट्री से शिकस्त हुई। ये, या एटलीस्ट परसेप्शन ये थी कि उनको शिकस्त हुई। इसके नतीजे में ब्रिटिश पावर, इंपीरियल पावर, दुनिया के अंदर जो उनकी आउटरीच थी वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई। और दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिश पॉलिटिक्स में भी अब इस चीज़ के लिए कोई एपेटाइट नहीं बची कि हम अपनी फ़ौजें जो हैं बाहर भेजें, इजिप्ट भेजें, पाकिस्तान, इंडिया भेजें कि वो जाके वहाँ पे लोगों को मारें। ब्रिटिश पब्लिक ने बड़ा क्लियरली ये साबित किया कि हम बैरून मुल्क जाके कोई जंग नहीं करना चाहते। और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त, एंटनी ईडन को रिज़ाइन करना पड़ा, उसको अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि इतनी पब्लिक इस अमल के ख़िलाफ़ थी कि हुकूमत गिर गई। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके बाद ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को ये बात समझ आ गई कि हम अगर बड़े पैमाने पर अपनी फ़ौजों को अपने मुल्क से बाहर भेजेंगे तो पब्लिक हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी और हमारी हुकूमत गिर सकती है। दूसरा, ये फ्रांस के लिए भी एक बहुत बड़ी शिकस्त थी। फ्रांस ने यह फैसला किया कि आइंदा इस शिकस्त को रोकने के लिए हमें न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। जी हाँ, 1956 के स्विस कनाल के क्राइसिस के नतीजे में फ्रांस ने यह फैसला किया कि फ्रांस नीड्स टू बी अ न्यूक्लियर पावर। उन्होंने न्यूक्लियर पावर डेवलप भी की। न सिर्फ न्यूक्लियर पावर डेवलप की, उन्होंने वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी इजराइल को ट्रांसफ़र की। और ये सिर्फ न्यूक्लियर रिसर्च के एतबार से नहीं थी बात, मगर इवन जो एयरफोर्स और जो हथियार वगैरह, फ्रेंच हथियार वगैरह थे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अब इजराइल को देने शुरू किए। क्यों? क्योंकि वो ये समझते थे कि मिस्र, नॉर्थ अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में, क्योंकि फ्रेंच इंटरेस्ट लेबनान, सीरिया में भी थे, और अल्जीरिया वगैरह और वेस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में भी थे, कि मिस्र जो है वो फ्रेंच इंटरेस्ट को और फ्रेंच एम्पायर को डैमेज कर रहा है। इस वजह से उन्होंने इजराइल की हमायत करनी शुरू की। और यही एक की वजह भी बनी कि फ्रांस ने जब 1966 में ये फैसला किया कि हम नेटो में नहीं रहना चाहते, हम खुद नेटो से अलहदा होकर अपना दिफा वगैरह करेंगे, तो उसके पीछे भी ये जो स्विस कनाल की सारी हिस्ट्री थी उसका एक कलीदी किरदार था। अमेरिका को भी इस मामले में शिकस्त हुई एक तरह से, अगरचे वो इस जंग की हमायत तो नहीं कर रहे थे, मगर जो उनका स्टैंड था उसकी हमायत नहीं की गई, और इंस्टेड उलट हो गया। लोगों ने ये समझा कि अमेरिका ने ठीक है नेगोशिएशन वगैरह तो की, मगर स्ट्रांगली उनका कोई मिस्र की हमायत में कोई अमल नहीं था। और अमेरिका ने जब स्विस कनाल को स्टडी किया तो उसी के रिएक्शन में एक डॉक्ट्रिन नया पैदा हुआ जिसका नाम था आइजनहावर डॉक्ट्रिन। आइजनहावर डॉक्ट्रिन क्या था, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ और फिर समझा भी देता हूँ। टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ सच नेशंस रिक्वेस्टिंग सच एड अगेंस्ट ओवर्ट आर्म्ड एग्रेशन फ्रॉम एनी नेशन कंट्रोल्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिज्म। कि अगर इश्तराकियत की तहरीक किसी भी मुल्क के अंदर जोर पकड़ती है तो उस मुल्क को हम फौजी इमदाद देने के लिए तैयार हैं,
ताकि वो इश्तराकियत को कुचल दे। तो ये आइजनहावर डॉक्ट्रिन भी पैदा हुआ और 1956 के क्राइसिस के नतीजे में ही अमेरिका ने ये फैसला किया कि सऊदी अरेबिया के किंग सऊद को हम जो है वो मज़ीद पावरफुल बनाएं ताकि वो नासिर के ख़िलाफ़ एक काउंटर वेट बन सकें। जर्मनी जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल तो नहीं था, बहरहाल उसने जब इस सारे मामले को देखा, सुएज़ कनाल के मामले को, तो वहीं से उनके सियासतदानों में ये सोच पैदा हुई कि हमें एक थर्ड पावर बन के सामने आना चाहिए। चले, एक सोवियत यूनियन का ब्लॉक है, एक अमेरिका का ब्लॉक है, मगर हमें एक यूरोपियन ब्लॉक बनाना चाहिए जिसके नतीजे में बाद में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी बनी और उसी के नतीजे में यूरोपियन यूनियन वगैरह भी बना। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में कंस्ट्रक्ट होनी शुरू हो गई और उसकी कंस्ट्रक्शन के पीछे सुएज़ कनाल क्राइसिस का एक किरदार था, एक असर था। नासिर की पॉपुलैरिटी तो अब आसमानों को छू गई। मतलब है कि नासिर तो थर्ड वर्ल्ड का एक सुपरस्टार बन गया। लोगों का ये ख्याल था कि ऐसा लीडर, इजिप्शियंस का ये ख्याल था कि ऐसा लीडर तो हमने 100 सालों में नहीं देखा जिसने कि ब्रिटेन, फ्रांस दोनों को शिकस्त दे दी हो, इजराइल और अमेरिका वगैरह सबको पीछे हटा दिया हो। ये तो बहुत ही अमेजिंग आदमी है जिसने सुएज़ कनाल जो है हमें वापस हमारे कंट्रोल में आ गई, अब इससे हम आसमान डैम बनाएंगे। सोवियत यूनियन ने ये कहा कि क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने तो विड्रॉ कर लिया था आसमान डैम से, तो सोवियत यूनियन ने ये कहा कि आसमान डैम की कंस्ट्रक्शन, फाइनेंसिंग हम देंगे, इंजीनियरिंग वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे। लिहाजा वो आसमान डैम भी कंस्ट्रक्ट हो गया, वो सुएज़ कनाल भी उनके कंट्रोल में आ गई। और ये जो अटैक था, 3 कुव्वतों का मिलकर अटैक था, उसको एक तरह से नासिर ने पीछे धकेल दिया। धकेलने में वो कामयाब था। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे थर्ड वर्ल्ड के अंदर, ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पे वहाँ पे कि जिन लोगों का ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट से बड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस है, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया के लोग जो कि इस नौआबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ थे, उन तमाम लोगों के लिए गमाल अब्दुल नासिर एक बहुत बड़े हीरो बन के सामने आए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक इजिप्ट जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, क्योंकि इजिप्शियंस भी उस जंग में लड़े, कुर्बानियाँ भी उन्होंने दी और इजिप्शियंस को शायद ऐसे महसूस हुआ कि महज उनकी जद्दोजहद कुर्बानी के नतीजे में वो इन 3 कुव्वतों से लड़ने में कामयाब हुए और उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि जो सोवियत यूनियन की थ्रेट थी कि हम फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल के ख़िलाफ़ जंग कर देंगे इजिप्ट की दिफा में, उसका कितना बड़ा किरदार था कि यूनाइटेड नेशंस ने इन 3 कुव्वतों को मजबूर किया कि ये पीछे हटें। तो इस वजह से इजिप्ट के अंदर कुछ ओवर एस्टिमेशन भी हो गई अगले डेकेड में, 56 से लेके 67 तक, कि हम किसी भी चीज़ का मुकाबला खुद भी कर सकते हैं। शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए। अभी जब अगला एपिसोड आप देखेंगे कि 1967 वॉर में क्या हुआ, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि इजिप्ट काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया 1957 की कामयाबी के लिए। यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन के लिए भी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि अरब मुल्कों के अंदर, मुसलमान मुल्कों के अंदर, थर्ड वर्ल्ड के अंदर लोगों ने यह कहा, यार सोवियत यूनियन तो हमारे मुफादात के लिए इसराइल, फ्रांस और ब्रिटेन से जंग करने के लिए तैयार है, वर्ल्ड वॉर 3 करने के लिए भी तैयार है। लिहाजा लोगों का ये ख्याल था कि यूएसएसआर जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बहुत फेवर में है और अपने आप को रिस्क करने के लिए तैयार है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के कौमी मफादात के लिए। तो ये शायद यूएसएसआर के लिए एक बहुत हाई पॉइंट था पॉपुलैरिटी का, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के अंदर। और आप देखेंगे कि 1956 की कामयाबी के नतीजे में, नासिर की कामयाबी के नतीजे में, एक बाएं बाजू की लहर, एक प्रो सोवियत यूनियन लहर जो है वो मिडल ईस्ट और मुसलमान दुनिया के अंदर फैली, जिसके नतीजे में कम्युनिस्ट पार्टीज़ भी बड़ी रैपिडली एक्सपेंड की। बल्कि ना सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टीज़, सोशलिस्ट नज़रियात एकदम से जो हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर फैलने शुरू हुए। एक पूरी मूवमेंट जिसको पैन अरब सोशलिज्म कहा जाता है, वो मिडल ईस्ट में 1956 के सुएज़ कनाल क्राइसिस के बाद फैली। उसमें यही ख्याल था कि 2 बुनियादी तस्वुरात थे। नंबर 1 ये कि तमाम अरबों को मिलकर एक मुल्क बनाना चाहिए, इसलिए इसको पैन अरब कहा जाता है, और उस मुल्क को सोशलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि सोशलिज्म में ही हमारा दिफा है। सोशलिज्म के नतीजे में हम जो हैं वो साम्राज्यी निज़ाम और ये नौआबादियाती निज़ाम को पीछे धकेलने में कामयाब होंगे। इसराइल के लिए भी बहरहाल ये एक किस्म की कामयाबी थी। अगरचे इसराइल को यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर में आकर पीछे हटना पड़ा सिनाई पेनिनसुला से, मगर ये कामयाबी इसलिए थी कि नंबर 1 मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में तो वो कामयाब ही नज़र आए। मिलिट्री
मिलिटरीली वो बहुत इफ़ेक्टिव नज़र आए इजिप्शियंस के ख़िलाफ़। नंबर 1 ये वजह थी। नंबर 2 ये कि उन्होंने टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली। नंबर 3 यूनाइटेड नेशंस की तमाम रेजोल्यूशंस के बावजूद उन्होंने वो टेरिटरी नहीं छोड़ी उस वक़्त तक जब तक कि वो कोई अपने मुफादात ना उसमें से पूरे कर लें। और ये एक फार्मूला बन गया उसके बाद 1956 की इस जंग के बाद इसराइल के लिए एक फार्मूला बन गया कि अगर हम दूसरे मुल्कों की टेरिटरी हासिल कर लें, उस पर कब्ज़ा कर लें, तो फिर उस टेरिटरी को हम एज अ बारगेनिंग चिप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस टेरिटरी की बुनियाद पे हम उन मुल्कों से बारगेन कर सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी को जो है अपने मुल्क की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं अगर हम दूसरे मुल्कों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें और कब्ज़ा करके उनको मजबूर करें कि वो हमारी बात माने। बड़ी दिलचस्प बात है, ये ट्रेंड बन गया इसराइल का 56 स्विस कनाल के बाद। और इसराइल को एक और बात का एहसास ये भी हुआ कि चाहे यूनाइटेड नेशंस कोई रेजोल्यूशन पास करे भी, ऑन द ग्राउंड जो उनकी फ़ौजें हैं उस और जो बैलेंस ऑफ पावर है उसी से डिटरमिन होगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस चीज़ पर अमल हो सकता है, किस चीज़ पर अमल नहीं हो सकता। याद रखें कि 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान दिया तो इसराइल ने उसको वायलेट किया। 1956 में यूनाइटेड नेशंस ने यूनेफ फोर्स भेजी और बहुत सारी रेजोल्यूशंस पास की कि ये इनको विड्रॉ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इसराइल ने उनको भी वायलेट किया। मगर उस वायलेशन का इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको कोई उन पर किसी किस्म की कोई जिसको कहना चाहिए कोई पनिशमेंट नहीं उनको उसकी मिली या उनके ऊपर कोई उसका जुर्माना नहीं हुआ, उनको उसकी कोई कीमत नहीं अदा करनी पड़ी। तो लिहाजा इसराइल को इस चीज़ का भी एहसास इस कॉन्फ्लिक्ट से हुआ कि एक पैटर्न बन गया कि हम टेरिटरी लेकर उसको एक्सचेंज करेंगे फॉर सिक्योरिटी या अपनी बात मनवाने के लिए, और यूनाइटेड नेशंस ऑन द ग्राउंड हमारे ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई ना कर सकता है और ना ही करेगा। तो ये 1956 के स्विस कनाल के बाद एक सिनारियो बना। इसराइल बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था, इजिप्ट भी बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था, सोवियत यूनियन की बहुत बड़ी कामयाबी हुई थी, ब्रिटेन और फ्रांस को एक तरह से बहुत बड़ी शिकस्त हुई। फ्रांस ने ये फैसला किया कि वो अपने न्यूक्लियर हथियार वगैरह तैयार करेंगे। ब्रिटेन की एपेटाइट ख़त्म हो गई इस किस्म के एडवेंचर्स के लिए, फ्रांस की अभी बहरहाल ख़त्म नहीं हुई। मगर इसके बाद, इस क्राइसिस के बाद अलाइनमेंट्स बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि इस क्राइसिस के दौरान तो अमेरिका का कोई ये इरादा नहीं था कि वो इसराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की हिमायत करें और इजिप्ट के ख़िलाफ़ हों, बल्कि उनका ये ख्याल था कि इन दोनों को आपस में ही सुलह करा लेनी चाहिए। और अगर उन्होंने नासिर पे प्रेशर ज़रूर रखा था कि वो सोवियत यूनियन की तरफ प्रेशर ज़रूर रखा था, मगर उनका ये ख्याल नहीं था कि नासिर एक ऐसा लीडर है कि जिससे हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते। उनका ये ख्याल नहीं था कि नासिर एक कम्युनिस्ट है, उनका ये ख्याल नहीं था कि नासिर जो है वो सोवियत यूनियन के साथ मुकम्मल तौर पे एलाइड है। उनका यही ख्याल था कि नासिर एक नेशनलिस्ट लीडर है और अगर हम उसको एक अच्छी डील देंगे तो वो हमारे साथ ही रहेगा, हमारे ब्लॉक में रहेगा। मगर 1956 के बाद अमेरिका की असेसमेंट बिल्कुल चेंज हो गई और उनका ये ख्याल था कि नासिर जो है अब सोवियत यूनियन के साथ जुड़ चुका है, उसका रिश्ता पक्का हो चुका है, और अगर हम अरब मुल्कों के अंदर सोवियत इन्फ्लुएंस को, कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को, इश्तराकी बैनुल-अक़वामी इश्तराकियत को, जिसको वो इंटरनेशनल कम्युनिज़म कहते थे, अगर इसको रोकना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास यही रास्ता है, यही तरीका है कि हम इसराइल को स्ट्रेंथन करें, सपोर्ट करें, मजबूत बनाएं, क्योंकि इसराइल ही अब मिस्र और ये जो फैलता हुआ नासिरिज्म है, ये जो पैन अरब सोशलिज्म है, इसको सिर्फ और सिर्फ इसराइल ही रोक सकता है। अब आप देखेंगे कि ये कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स किस तरह फिर नेक्स्ट डेकेड में प्ले आउट होती है और किस तरह से 1967 की वॉर इसी पॉलिटिक्स का नतीजा है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा और आप इसमें से कुछ सीख भी पाए होंगे। बहुत शुक्रिया।